Now we'll see the next topic, respiratory volumes and capacity. So there are certain terms which are used to explain the respiratory volume and capacities. First of all, सबसे पहले हम देखेंगे tidal volume. है ना, what is tidal volume? तो volume of air inspired और expired, अंदर ली हमने कितनी एयर और कितनी एयर बाहर छोड़ी ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. हम रेस्टिंग स्टेज में बैठे हैं या लेटे हुए हैं तो एट दैट टाइम हम जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, एंड इट इज अबाउट 500 मिलीलीटर अप्रॉक्सीमेटली. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. तो ये हमने per minute का निकाल लिया. ठीक है. Second, inspiratory reserve volume. That means additional volume of air a person can inspire with a forcible inspiration. Normal case में तो हम इतना inhale कर रहे थे, forcibly कितना कर सकते हैं? 2500 to 3000 ml. ठीक है, तेज मतलब ज़्यादा कोशिश करके हम इतना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर और ले सकते हैं. देन एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट मीन्स फोर्सफुली हम एक्सपीरेशन कितना कर सकते हैं. तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन इज द 1000 ml टू 1100 मिलीलीटर. ठीक है, तो ये हुआ एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट है रेसिड्यूअल वॉल्यूम. तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन. आपने कितना ही प्रेशर लगा के या ताकत लगा के, स्ट्रेंथ लगा के आपने फोर्सफुली एक्सपीरेशन किया, बट स्टिल सम अमाउंट ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स, दैट इज 1100 ml टू 1200 ml. इतना एयर हमेशा अंदर रहेगा. तो बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो हमने अभी डिस्कस किए, हम डिफरेंट पल्मोनरी कैपेसिटीज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक है, विच इज हेल्पफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस. जब कभी हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तब इन चीज़ों को चेक किया जाता है. तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन. ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हम कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. तो TV plus IRV निकाल कैलकुलेट करके हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकाल सकते हैं. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं. तो दिस विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV plus ERV. ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन. नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जितना एयर हमारी बॉडी में लंग्स में रह जाएगा, दिस इज ERV प्लस RV. एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम. नाउ वाइटल कैपेसिटी. What is this vital capacity? The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration. Forcefully expiration के बाद maximum volume of air जितनी उसमें है lungs में. This includes, सारा आ जाएगा इसमें, ERV, TV and IRV. Or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Total lung capacity, that is the volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. कितनी और हम और ले सकते हैं, दैट इज इट इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड IRV, और वी कैन कॉल इट एज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. तो दीज वर द सम ऑफ द टर्म्स विच वर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. ठीक है, ये हमने समझा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम वैसे तो जानते ही हैं, बट विल सी कि कहाँ जाकर ऑक्सीजन जो गैस है, जो एयर है, वो ऑक्सीजनेटेड रहती है और कहाँ डीऑक्सीजनेटेड रहती है. तो दैट वी विल डिस्कस थ्रू इट. सो वी आर स्टडीइंग अबाउट exchange of gases.
नाउ एल्वियोलाई कहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वियोलाई में. तो दीज आर द साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस and exchange of gases can also occur between blood and tissues. Oxygen and CO2 are exchanged in these sites by the process of simple diffusion, है ना. नोज के प्लेस से तो डिफ्यूजन नहीं होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं और ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी हमने समझा ही था. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. गैसेस, कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल है, ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन्स भी है ना, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. तो उनके बीच की थिकनेस कितनी है, दिस विल डिसाइड द डिफ्यूजन, ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वन थिंग, एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो कितना डिफ्यूजन होगा, इट विल डिसाइडेड बाय thickness of membrane and solubility of gases. Now, pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases. अब हम समझेंगे what is partial pressure, ठीक है. partial pressure क्या होता है? तो partial pressure मतलब जैसे suppose total amount of जितनी भी air present है उसमें particular gas का कितना concentration है, ठीक है. तो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो एयर एक जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस है. अब उसमें ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट. तो पार्शियल प्रेशर इट इज रिप्रेजेंटेड, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PO2 से. PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड PCO2 is the partial pressure of carbon dioxide, क्योंकि हमें इन दो गैस से ही काम है. ओके, तो partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sites of diffusion is given in this table. The data given in the table clearly indicates a concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissues. तो कहाँ कहाँ जाकर किसका partial pressure कम हो रहा है, किसका ज़्यादा हो रहा है, this is being explained in this. So we are talking about two respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. Now atmospheric air में कौन सी गैस ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन. तो यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 159, जो कि ज़्यादा है. एल्वियोलाई में आके थोड़ा और कम हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई. देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, जब सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुके हैं तो नेचुरली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड. तो यहाँ पे देखिए ये कम हो गया, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ओनली 40, जबकि एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलाई में ज्यादा था. नाउ एज द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, जैसे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा तो अगेन इट विल इंक्रीज. दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर. और टिश्यूज में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है तो अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज लेस या डिक्रीज्ड. अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की. तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक एयर आप जानते हैं बहुत कम है, दैट इज 0.3, ठीक है. इन एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या है, some amount of carbon dioxide is also present and oxygen is, वहीं पे तो exchange of gases हो रहा है. तो now it is increased. यहाँ इसके कंपेयर करने में तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और इंक्रीज होगा, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स ऑक्सीजनेशन, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है. देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट विल बी लेस. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मीन्स इट हैज ऑक्सीजन मोर एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज लेस. टिश्यूज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड हियर. तो हियर वी कैन कंपेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैसेस. नाउ विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है. इस डायग्राम में क्या समझाया हुआ है देखिए, diagrammatic representation of exchange of gases at the alveolus and the body tissues with the
blood and transport of oxygen and carbon dioxide. So we will understand it with the help of diagram. This is the alveoli of lung. ये एक alveoli है. Inspired air is coming inside and expired air will be, मतलब exchange of gases हो ही जाएगा यहाँ से, ठीक है. Alveolar air में alveolar air जो आई उसमें partial pressure of oxygen is 104 millimeter Hg and partial pressure of carbon dioxide is 40 millimeter Hg. That is, अब यहाँ पे exchange of gases होगा. These are the blood vessels हैं ये. This is pulmonary artery है ना. आपने exchange ये जो heart का जो pulmonary respiration on and systemic circulation of blood ये हमने पढ़ा है. तो this is pulmonary artery and this is pulmonary vein. तो pulmonary vein brings oxygen, ठीक है, to the heart, जहाँ पे फिर blood क्या हो गया, oxygenated हो गया and the oxygenated blood is sent through the systemic arteries. Now as this blood is oxygenated, तो यहाँ पे partial pressure of oxygen is more and partial pressure of carbon dioxide is less. Now here are the cells through which carbon dioxide is being released into these blood vessels. तो यहाँ पे carbon dioxide release हो गया. Now the blood becomes deoxygenated. So through systemic veins the deoxygenated blood is carried. Now here we can compare. यहाँ पे क्या हो रहा है? Partial pressure of oxygen is less as compared to partial pressure of carbon dioxide because the blood is कैसा है यहाँ पे? Deoxygenated blood है. Now it is being carried to the right part of the heart. Now from here it will be sent to the lungs for oxygenation through the pulmonary artery. So यहाँ से CO2 will be released into the lungs. So this is the part where exchange of gases takes place and we can compare the partial pressure of both the gases. In here we can compare both the pressures. Next we see a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli. तो यहाँ पे दोनों चीजें opposite हो जाती हैं. As the solubility of CO2 is more, ठीक है, solubility of CO2 in blood is more as compared to oxygen. तो हम जब इनकी solubility को अगर compare करते हैं तो carbon dioxide has more solubility in the blood as compared to oxygen. You can note down solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. The amount of carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen. ठीक है, तो hemoglobin जो है, hemoglobin क्या करता है? Hemoglobin carries the both the gases, ठीक है, it is the carrier of both the gases, but depend करेगा partial pressure पे. If partial pressure of oxygen is more, then it will carry oxygen, and if partial pressure of carbon dioxide is more, so it will carry carbon dioxide. The diffusion membrane, अब हम बात करते हैं diffusion membrane की. You can see in the diagram it has three major layers. Mark कर लो ये. The thin squamous epithelium of alveoli, ठीक है, ये alveoli की thin squamous epithelium है. The endothelium of alveolar capillary and the basement substance जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है. तो द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज. तो ये लेकिन तीनों लेयर्स मिलाकर भी, तीनों मेम्ब्रेन्स मिलाकर भी इनकी थिकनेस एप्रोप्रिएट है विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 from the alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. The next topic is transport of gases. That means किस तरह से gases का transportation होता है. We will understand with the help of graph. Blood is the medium. Blood के through ही सारी जो gases हैं वो transport हो पा रही हैं. तो blood is the medium for transport of
oxygen and carbon dioxide. About 90% of oxygen is transported by RBC. ठीक है, ये पॉइंट नोट करने का है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है वो RBCs ही ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. And the remaining 3% of O2 is carried out in the dissolved state through the plasma. ऐसे ही 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBC. तो आप ये देख सकते हो अपोजिट है ये, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम ट्रांसपोर्ट हो रही है RBC से, जबकि ऑक्सीजन is transported by RBCs. So whereas 70% of it is carried as bicarbonate and about 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma. अब हम ये एक ग्राफ समझेंगे which is called as oxygen dissociation curve. तो hemoglobin, as I just told you, hemoglobin is a red colored iron containing pigment जिसको हम respiratory pigment भी कहते हैं, ठीक है, and it is present in RBCs. तो RBC में hemoglobin present है, तो oxygen can bind with hemoglobin and it can unbind also. तो ये bind भी हो जाता है और dissociate भी हो जाता है. तो oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. तो ये कंपाउंड बनेगा when oxygen combines with hemoglobin, तो oxyhemoglobin बनेगा. जब dissociate हो जाएगा तो hemoglobin और oxygen दोनों अलग अलग हो जाएंगे. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 oxygen molecules. ठीक है, ये भी बात याद रखने की. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure. As I explained you just now, partial pressure of oxygen पे depend करेगा कि binding of oxygen होगी या किस तरह से होगी. Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion and concentration and temperature are the other factors. So mainly the partial pressure of oxygen will decide the binding of oxygen with hemoglobin, and other factors are partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature. ये other factors हैं which can interfere this binding. Then a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. तो ये एक ग्राफ हमें मिलता है. Let's understand this graph. See, this graph is obtained. तो as I told you, ये जो factors हैं, अब sigmoid curve मिलेगा हमें, ठीक है. This curve is called oxygen dissociation curve. This is called oxygen dissociation curve. And is highly useful in studying the effect of factors like जो अलग अलग factors हैं, PCO2, hydrogen ion concentration और oxygen की binding में ये कैसे मतलब effect करेंगे. In alveoli where there is high PO2 and low PCO2, ठीक है, alveoli में क्या रहता है, oxygen ज़्यादा, CO2 कम, and lesser hydrogen ion concentration and lower temperature. These are the factors. So the factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin. ये जो सारे factors हैं, these are favorable for the formation of oxygen या oxyhemoglobin, ठीक है. Whereas in tissues में क्या होगा, low pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide and high hydrogen ion concentration. ये situation होती है. And higher temperature of course. So these are the conditions opposite to this. And these are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. ठीक है, तो यहाँ break हो जाएगा ये. This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. तो tissues में जाकर oxygen dissociate हो जाएगा और lungs में यहाँ पे इसका oxyhemoglobin का formation होगा. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. तो ये हुआ oxygen dissociation curve. So you can see in this in the graph also partial pressure of oxygen given है या excess में and percentage saturation of hemoglobin with oxygen. तो जैसे जैसे partial pressure increase होता जाएगा, the percentage of saturation of hemoglobin with oxygen will increase. ठीक है, and further at a point भले ही आप फिर pressure of oxygen increase भी करेंगे तो this will not increase. तो यहाँ पे फिर एक stable आ जाएगा. Now we'll see transport of carbon dioxide.
जैसे हमने अभी देखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा था कंपाउंड का. नाउ व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कैरिड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, दैट मीन्स व्हेन कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, तब बनेगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड विच इज 20 to 25%. दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये जब ज्यादा है तभी ये बनेगा. When PCO2 is high and PO2 is low, तो more binding of carbon dioxide will take place, whereas अगर PCO2 कम है और partial pressure of oxygen ज़्यादा है तो क्या बनेगा, तब तो क्या होगा, इसका तो dissociation हो जाएगा, the carbamino hemoglobin will be dissociated and oxyhemoglobin का formation होगा. ठीक है, that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli and RBCs contain a very high concentration of the enzyme. अब ये जो reaction होती है, the reaction is catalyzed by an enzyme which is known as carbonic anhydrase. ठीक है, ये mark कर लीजिएगा. Carbonic anhydrase is the enzyme which helps in the formation of this compound. Carbonic anhydrase, and minute quantities of the same is present in the plasma also. This enzyme facilitates the reaction in both the direction. ये reversible है. जब ये CO2 से अटैच होगा तो कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बनिक एसिड, एंड इन रिवर्स ये डिसोसिएशन हो गया इसका. ठीक है, डिसोसिएशन हो जाएगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी लेस. तो एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई due to catabolism, तो CO2 diffuses into the blood and forms bicarbonate ions and hydrogen ions. और जबकि alveolar site पे जब PCO2 कम होता है तो the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O. ठीक है, इस तरह से होता है. The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. So every 100 ml of deoxygenated blood can deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. Now with the help of brain we will understand the next topic, किस तरह से regulation of respiration होता है. That means how our body is controlling and coordinating the process of respiration. तो इसको समझने के लिए दैट मीन्स कि हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट्स या कौन से हार्मोन्स जो हैं इसको कंट्रोल करेंगे, दैट विल सी. तो ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम. जैसे हमने कहा अभी 12 to 16 टाइम्स हम पर मिनट ब्रीथ करते हैं, तो इसके लिए भी एक कंट्रोल होना चाहिए ना. तो देयर इज अ न्यूरल सिस्टम, इट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है. A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center. ये respiratory rhythm center है जो इस rhythm को control करता है. Another center present in pons region of the brain which is called as pneumotaxic center. तो एक हो गया this one respiratory rhythm center and another is pneumotaxic center. They control the respiratory rhythm और उसको moderate भी कर सकते हैं. Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby respiratory rate. जैसे कभी respiratory increase हो जाता है तो उसको normal करने के लिए ये काम में आते हैं. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. So increase in these substance can activate this center which in turn can signal the rhythm center to make necessary arrangement. Suppose कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है तो हमारे नर्वस सिस्टम में इस तरह से चेंजेस आएंगे कि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकें या अपनी बॉडी में इस तरह से अरेंजमेंट कर सकें जो हमें उस सिचुएशन में रहने में हेल्प करेगा. एंड नेसेसरी अरेंजमेंट्स विल बी डन. तो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटरी आर्टरी can also recognize these changes in CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythmic center for remedial. Remedial मतलब उसमें जो भी ट्रीटमेंट, जो भी बॉडी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो लाए जाते हैं so that body can get proper amount of oxygen. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant.
Now the last topic of this chapter is disorders of respiratory system. That means respiratory system से related कौन सी हमें diseases हो सकती हैं which can also be called as disorders. First is asthma. Asthma is a difficulty, कभी feel भी किया होगा या आपने किसी asthmatic patient को देखा होगा, difficulty in breathing, है ना, सांस लेने में परेशानी हो रही है, causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. तो bronchi या bronchioles में कुछ डिस्टर्बेंस होने से ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाती है एंड दैट केस इज कॉल्ड एस्थमा. एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो म्यूकस की हमारे बॉडी में लेयर है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी जो लेयरिंग है वो बहुत थिक हो जाती है एंड द ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू रीच टू द ऑल पार्ट्स. तो इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज cigarette smoking. Occupational respiratory disorders. It means suppose somebody is working in such कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, मान लो सीमेंट फैक्ट्री है या इस तरह की कोई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक या डस्ट है, तो the disorders will be called as occupational respiratory disorders. In certain industries involving grinding or stone breaking जहाँ पे होती है, तो dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Body उसको resist नहीं कर पाती. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis and thus causing a serious lung damage. Workers in such situation या such industries should wear protective mask. ठीक है, I hope you understood all the topics of this chapter. Just revise it properly before coming into the live session. ठीक है, take care, goodbye.